बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने सऊदी वज़ीर दिफा से कहा मुलाकात की। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरान गुफ्तगू एक मरतबा फिर कहा कि मुझे रास्ते से हटाने की हर कोशिश की गई। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करना है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज कहते हैं कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, जल्दी या ताख़ीर की मुखालिफत करेंगे। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। सर, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई और 3 शख्सियात पर इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए और उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने में ये 3 शख्सियात मुलव्विस हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया। मैं उनके इन बयानात पर आपकी राय जानना चाहूँगी कि क्या मामलात अब थमने नहीं जा रहे, क्योंकि एक सियासी बहरान भी हम मुल्क में देख रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब को इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मैं तो इससे हट के मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं रहा उनकी जब से हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है। और मैं अब जाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल उसके बाद बनी, उसके बाद उनको इलेक्शंस में जाना चाहिए था। और ये मेरे ख़्याल से वक्त का ज़िया उनकी सियासत के लिए भी हुआ है, मुल्क के लिए भी हुआ है। उन्होंने बहुत सारी सीटों से इलेक्शन लड़ा, जीते जी। और उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई 2 सवाल उठा नहीं सकता। ठीक है, इलेक्शंस हो तो वो जीतेंगे, स्वीप करेंगे, ये बात उनके मुखालफिन भी तस्लीम करते हैं। इसीलिए वो इलेक्शंस को आगे करने की और कभी उससे भी आगे मुकर्ररा वक्त से आगे करने की बात करते हैं, 1 साल और आगे कर दिया जाए। और इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ उनको जाना चाहिए था और अब भी उनको इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो अब जिन शख्सियात का नाम ले रहे हैं तो उनके बारे में तो जैसे बाजवा साहब का जिक्र कर रहे हैं तो इसके बारे में तो एक मुकम्मल एक वाज़े मौक़िफ़ परवेज़ इलाही साहब का है, जो इंटरव्यू दे चुके हैं। तो अब वो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त अब अदम एतमाद की कोई तहरीक आ रही है, क्या हो रहा है, ये अब मेरे ख्याल से इन इश्यूज़ को ज़रा अब साइड पे इसलिए करेंगे, ये दर्द सरी और जो लार्जर सूरत हाल है, बड़ा कैनविस पाकिस्तान के हवाले से, उसमें अहम वाक़यात आने वाले दिनों में रूनुमा होने जा रहे हैं। तो इसलिए उन पर हम कंसंट्रेट करें। बाकी ये अदम इस्तेकाम जो है, जो ना हुकूमत को सूट कर रहा है, हुकूमत को तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और ये अरेंजमेंट जो है, लेकिन वो उनके बयानात की हद तक है ना। इमरान खान साहब सड़कों पे तो नहीं, उन्होंने कल कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जाए तो अवाम निकलें तो ये बुर्दगान की तरह, लेकिन इमरान खान अपनी रिहाइशगाह पे है ना। तो इमरान खान कोई ऐसा अदम इस्तेकाम अगर बयानात के नतीजे में पैदा होना होता तो वो तो बयानात के नतीजे में तो अपोजिशन का काम होता है हमेशा बयानात देती रहे। तो इमरान खान तो बयान देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ये जो बाकी इश्यूज मुल्क में हैं, जिसमें एक मामला जो है वो सिक्योरिटी का है और दूसरा मईशत का है, तो ये अरेंजमेंट जो है उस तरफ तवज्जो दे और उस तरफ यकीनन तवज्जो। नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र हुआ और बाकी बातें भी हुई, लेकिन ये बातें तो वही हैं जो हमारे सामने पहले से रही हैं। क्या हमने कभी नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म करने का ऐलान तो नहीं किया था, वो तो अपनी जगह जारी था। लेकिन जब तवज्जो हटेगी और जाएगी ये 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7 वाली खबरों पे, जो कि एक लार्जर किसी उसमें मतलब लोग उलझ जाएंगे, अदारे भी उलझेंगे, शख्सियात भी उलझेंगी, तो फिर जो बड़े अमूर हैं उनसे ध्यान हट जाएगा। तो अब दौरे जो हैं, 2 दौरे इंपॉर्टेंट हैं आने वाले दिनों में। एक तो आर्मी चीफ का दौरा जो कि सऊदी अरेबिया का 4 से लेकर 10 तक, अच्छा तवील दौरा है एक तरह से देखा जाए, लेकिन इस दौरान जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा कर रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि और किसी मैंने चेक किया इसको बाहर के, तो वहाँ पे ये था कि हो सकता है किसी और मुल्क का दौरा करें, हो सकता है वापसी हो जाए, यानी 2 मुल्कों के दौरे के बाद। और इसी तरह से ये जो दौरा शहबाज शरीफ साहब का, अच्छा जब शहबाज शरीफ साहब का दौरा होगा तो इस दौरान जो है वो फिर यानी ये वो वक्त होगा, यानी अगर वो 10 तारीख को वापसी है आर्मी चीफ की, तो 9 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस। और इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पॉलिटिकल डेलीगेशन है वो जेनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस,
और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो एक उन्हीं दिनों में वो जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई और मुमकिन है कि कोई और मुल्क भी इसमें ऐड हो जाए। और ये जो है ये एक तरह से आप समझें कि यहाँ पे एक सकूत सफ्तारी हो गई है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक सकूत है, लेकिन उस सकूत के नीचे जो है वो कहते हैं ना तूफान पनप रहे हैं बहुत सारे, और वो तूफान ये हैं कि अदम इस्तेकाम अपनी जगह बरकरार है। अच्छा, अब इसमें ये बात भी कल खबर आ गई थी कि मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब भी जनीवा में होंगे और उनकी मुलाकात भी शहबाज शरीफ साहब से होगी और यकीनन इसाक डार साहब भी साथ होंगे, तो उनसे भी मुलाकात होगी और वहां पर बैठ के फिर कुछ पॉलिटिकल हवालों से डिस्कशंस होंगे जो यकीनन जो शायद टेलीफोन या बाकी और कम्युनिकेशन थे फैमिली और पार्टी की लीडरशिप बैठ के तय करेगी और वहां पर फिर ये फैसला होगा गालिबन कि अगला लाहेमल सियासी क्या अपनाना है। क्या मरीम नवाज साहिबा पहले आएंगी जैसे कि ऐलान हुआ बहुत दफा, लेकिन अब मेरे ख्याल से आना पड़ेगा। उसकी वजह कि इलेक्शन भी ज़ाहिर इलेक्शन ईयर में ऑलरेडी हम हैं और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब देखें, आपकी जो भी हैसियत होती है ना, नवाज शरीफ साहब की जो भी इस वक्त पॉलिटिकल हैसियत है वो उनका सियासी सरमाया है, वो पॉलिटिकल कैपिटल जो कहते हैं ना हमने लूज किया है। उस पॉलिटिकल कैपिटल को अगर वो उन्होंने लूज करते गए तो फिर उनकी अपनी हैसियत कम से कम होती जाएगी, तो उसको उन्होंने रिकैप्चर करना है पंजाब के अंदर खास तौर पे, और रिकैप्चर करने के लिए जरूरी है कि वो कम से कम मरियम नवाज तो वापस आए, क्योंकि हमजा जो हैं, हमजा शहबाज वो ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, लेकिन उनमें वो कायदाना सलाहियत जो है वो नहीं है। और सलमान शहबाज साहब के हवाले से भी ये इतलात हैं कि वो भी सियासी मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और मरीम नवाज साहब लेकिन अगर सीनियर नायब सदर के तौर पे आ जाती हैं तो आगे जाके फिर वो सदारत संभालेंगी। और एक बात जो है वो अजीब सी हो रही है कि उनकी वापसी जो है वो मायूसी मुस्लिम लीग नून में खत्म कर देगी। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि मायूसी खत्म कर देगी, मायूसी क्यों है? देखें ना, मायूसी क्यों है? इसका मतलब है कि मायूसी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की वजह से हो गई है। और लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो हुकूमत एक अरेंजमेंट था, उसको शुरू में शायद नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे कि उसको लिया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फिर, और ये बात बिल्कुल मुसद्दिका है कि नवाज शरीफ साहब उस पर एग्री नहीं करे, वो इलेक्शन की तरफ जाने की बात कर रहे थे। जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ को बना देते हैं, और जरदारी साहब ने फिर कैबिनेट वगैरह भी दीगर उसके अरकान राना सनाउल्लाह साहब और ये और साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बात नहीं होती आपस में, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसकी वजह एक और है। ठीक है, ठीक है, उसमें भी कहीं ऑडियो है कोई? अच्छा, बस ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दें आप, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से ऑडियोज की वजह से बड़े मामला। हाँ नहीं, वो मतलब कोई ऐसी नहीं, लेकिन बहरहाल बहरहाल। अच्छा, तो अब जरदारी साहब ने ये सारा सिलसिला बनाया, क्योंकि जरदारी साहब बहुत ज्यादा करीब थे बाजवा साहब के भी और जनरल फैज के भी, और उस वक्त जो है वो एक मतलब मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि इमरान खान साहब की वो रिलेशनशिप खराब हो गई, जरदारी साहब ने मेंटेन रखी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जरदारी साहब ने पिछली इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेंटेन रखी, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ना पूछें तो बेहतर क्योंकि जरदारी साहब एक बिल्कुल मुखालिफ सिंध में चल पड़े थे और उनको अंदाजा नहीं था कि ये सूरत हाल बनेगी। तो लेकिन जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी उससे जरदारी साहब ने मेंटेन रखे अपने ताल्लुकात, जरदारी साहब ने उसको, और अब भी आप देखें कि जरदारी साहब कोई बात साहब की क्वालिटी है, वो बना लेते हैं, वो बना के रखते हैं, और जब मतलब उन्होंने खराब नहीं होने दी ताल्लुक। अभी भी जरदारी साहब जो है वो आपने कभी नहीं उनके मुंह से सुना होगा कि वो कोई बाजवा साहब के बारे में बात करें या जनरल फैज के बारे में करें या वो साकिब निसार साहब के बारे में, वो खामोश, जरदारी साहब बिल्कुल इस पे वो खामोशी इख्तियार करते हैं। इमरान खान साहब की कहीं रप्चर हो गई, हालांकि वो एक ही
अरेंजमेंट था ना, अनहोली अलायंस जिसे मैं कहता हूँ। रप्चर हो गई या की गई डॉक्टर साहब? नहीं, खुद खराब हो गई ना भाई। इमरान खान साहब अभी तक कह रहे हैं मुझे मारने की कोशिश की, और ये सारी बातें इतना तो एक्सट्रीम पे देखें हुकूमत। ये मैंने खान साहब को मशवरा दिया था, लेकिन खान साहब अब जाहिर है बादशाह आदमी है। खान साहब को मैंने ये कहा था, देखें क्या जो है वो भुट्टो साहब की हुकूमत, आज भुट्टो साहब का यौम पैदाइश है, और भुट्टो साहब पाकिस्तान नहीं बल्कि तीसरी दुनिया, उस वक्त एक तीसरी दुनिया की टर्म थी, या ग्लोबल आज के दौर में हम बात कर लें, तीसरी दुनिया नहीं कहें तो, एक बड़े लीडर्स का नाम अगर लिखा जाएगा तो उसमें भुट्टो साहब का नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये है कि भुट्टो, लेकिन उसके बाद ही हुआ कि बेनज़ीर साहबा जब आई तो एक इस्टेब्लिशमेंट के जहन में एक चीज़ थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बेनज़ीर साहबा जो है वो पावर में आ जाएं तो इंतकामी उस पर आ जाएं कि जी ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो बेनज़ीर साहब, इसीलिए फिर वो IGI और वो सारी बात हुई। हमीद गुल साहब की मुलाकात हुई थी मोहतरमा से इलेक्शन से पहले, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो था कि मतलब एक IGI रहे ताकि बैलेंस रहे, ऐसा ना हो कि बेनज़ीर से। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने वापस आने के बाद जो है, जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उन्होंने किसी शख्स को जो कि ज़िया-उल-हक साहब की कैबिनेट के लोग हों या कोई दूसरा, किसी को इंतकाम वगैरह का तो तसव्वुर ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी के जियाले वगैरह जो थे, जो उनके कारकुन थे, कायदीन थे, जो मुझसे उनको वापस बुलाया, और मिलिटेंसी से दूर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ उनकी इसी बात के ऊपर इख्तलाफ शुरू हो गया था भुट्टो साहब की ज़िंदगी में ही, कि ये अल-जुल्फ़िकार के साथ उन्होंने अपने आप को एसोसिएट नहीं किया था। कर सकती थी ना, वो तो कम्युनिस्ट दौर था, और मतलब डेमास्कस के अंदर जो है वो अल-जुल्फ़िकार और अफगानिस्तान और इधर और उधर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो सबको एक सब सोवियत कैंप की सपोर्ट थी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरी, फिर बेनज़ीर साहब आए, लेकिन उसके बाद ये ऐसा नहीं हुआ। देखिए ना, नवाज शरीफ जो है वो तो, उनको तो हाईजैकर बना के वो सजा हो गई थी, सजा मौत, ये उम्र कैद। लेकिन वो भी था ना कि मुशर्रफ और मैं आर्टिकल 6, इससे ज्यादा तो बात नहीं हुई। हुकूमतें गिरती हैं, बनती हैं, गिरती हैं, बनती हैं, बहुत कुछ होता है। अब ये जो हुआ है ना मामला, खान साहब, मैं वही कहता हूं ना, खान साहब ने जो कि पहली दफा ही देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो खान साहब उसको बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब हालांकि खान साहब को अब अगले इलेक्शन में जाके हुकूमत में आना है, ये तासुर दुनिया भर में कायम हो रहा है कि खान साहब के सामने अगर और बहुत सारी चीजें आती, क्लासिफाइड जो नहीं आई, ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि उस जमाने में भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं गई। ठीक है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं गई, और उसकी वजह यह है कि वो लोग पी जाते हैं। आपको गुलाम ईसा खान साहब जब यहाँ से गए, और जब वो उनको इस्तीफा देना पड़ा काकड़ फार्मूला के नतीजे में, नवाज शरीफ, तो उसके बाद गुलाम ईसा खान साहब ने सारी जिंदगी बात नहीं की, और मैं मुंह बिल्कुल, क्योंकि इतना कुछ था उनके पास, वो न्यूक्लियर को, वाइस सिविलियन थे जो न्यूक्लियर को देखते रहे ज़िया-उल-हक के दौर में। तो आप एक खाद बिल्कुल उसके बाद खामोशी होती है, क्या देखा, कैसे बात हुई, कौन आया, कौन, रियासती उमूर पर कुछ भी। अब देखिए, मैं मिसाल के तौर पे मैंने खान साहब से कहा, आरिफ अलवी साहब को भी, और बाकी, आरिफ अलवी साहब थे नहीं लेकिन बाकी जो रहनुमा जो मुज़ाकरात वगैरह कर रहे थे दरमियान में, मैंने कहा जी, कहते हैं यार मसला ये है कि हम अगर कोई बात करेंगे ना दरमियान में आके, तो अगले दिन खान साहब इंटरव्यू दे रहे होंगे कि मेरे पास आए थे शराइत लेके, और मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। वो क्यों, आसपास लोग जो बैठे हैं ना, वो असल में वो खान साहब की पर्सनैलिटी जो है ना, वो चूंकि एक फाइटर और एक वो मतलब एक कहते हैं ना कि उसमें एक वो है, जारहाना है, तो वो जारहाना में वो मकबूल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको इलेक्शंस की तरफ लेके जाने मामलात को। ठीक है, अगर फर्ज करें वो गिरफ्तार हो जाएं और फिर रिहा हो जाएं, गिरफ्तार तो गिरफ्तारी आम है, गिरफ्तारी तो मतलब बहुत नेक, बहुत अच्छे, बहुत यानी मेरे जैसे नेक लोग, अब देखें उनके साथ क्या गुजरी, तो मतलब ये गिरफ्तारी का मसला होता है में, बल्कि ये तो, और जो खान साहब कहते हैं मैं अदलिया बाली में अंदर चला गया था 3-4 दिन के लिए, तो मसला ये है कि वो नहीं कि लोग के आगे लेट जाएंगे सड़कों पे आके और ये कर दो, ऐसे इस तरह नहीं होता। तो मसला ये है कि वो खान साहब को इलेक्शंस की तरफ हालात को लेके जाना है, असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे वो केयर टेकर बनती है, चाहे वो महीने, 2 महीने, 3 महीने जब भी बने, वो कैसे बनती है, उसमें उनका क्या
अमल दखल होता है, और उससे पहले क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे। वो भाई करंट इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही होगी ना कि पिछले वालों के साथ क्या हुआ है, तो हम बात करें मतलब है कि खान साहब जरा उसको थोड़ा सा वो टेम्परेचर को नीचे लाए ना। अच्छा, वो उधर से वो भी एक रौला पड़ा हुआ है, वो भाई हमला हुआ था खान साहब पे, मतलब ये कह रहे हैं हमला ही नहीं हुआ था। मतलब मैंने मतलब खान साहब पे हमला ही नहीं हुआ था, वो फूलों की पत्तियां निछावर हुई थी, मतलब खुद ही मतलब एक होता है ना, एक एक्सट्रीम उधर से जाती है, एक एक्सट्रीम मतलब खान साहब पे हमला ही नहीं हुआ था, खान साहब को गोलियां ही नहीं लगी थी, फिर खान साहब गिरे ही नहीं थे, वो ऊपर से कोई कबूतर का खून एक गिर ही गया था। नहीं नहीं, हमलावर था, अजीब फिर हो आनत गरीब, वो सनाउल्लाह भी साहब मैंने ने कहा ये ना, कहा। वो एक्सट्रीम जब जाती है ना बात, वो पता नहीं कबूतर गिर गए थे, उनका खून पड़ा हुआ था, एक अजीब कहानी, मतलब अजीब दोनों तरफ से जो दास्तानें हैं ना वो ऐसी हैं कि आदमी दिलचस्प सुने। है। नहीं नहीं देता। अच्छा, वो जो है अब मतलब एक वहां पर लातादाद टीवी कैमरे थे, ये जो और मोबाइल टेलीफोन्स थे, उनकी फुटेज अब सबके सामने वो वाकया हुआ है। जी। वो क्या अंधेरे में तो हुआ नहीं है, ये तो वैसे ही वाकया है जैसे, बल्कि बेनजीर भुट्टो साहबा के वक्त जब ये हुआ था तो इतना बड़ा ब्लास्ट था कि बहुत से लोग शहीद हो गए थे, उसमें कैमरे टूट गए थे, कैमरे ले लिए गए थे, आपको पता है सिक्योरिटी ने ले लिए थे कैमरे बहुत सारे, और वापस किए थे काफी देर के बाद। लेकिन यहां तो यह है कि वो एक सामने का मंजर है, और फिर उसके बाद जो एक दो वीडियोस हैं तो उसमें तो क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है कि वो सारे के सारे जो हैं वो एकदम गिरे हैं जब गोलियां चली हैं। और वो मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो उस वक्त आप सबकी शक्लें देखें, खौफ भी है, परेशानी भी है, खान साहब को लेके जाया जा रहा है। अब ये आपको क्या लग रहा है कि वहां पे इमरान इस्माइल, मतलब सब हम सब जानते हैं इन शख्सियात को, कहीं ये सच भी बोलते हैं, कहीं सियासत भी करते होंगे, मगर वो वाकया हुआ है, मतलब एक हमला हुआ है, उसको कहें कि हमला ही नहीं हुआ सिरे से, ये खान साहब ने खुद करवाया है अपने ऊपर भी, अजीब गरीब बात है। तो लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अब उसमें लेकिन और उसमें गोलियां हैं, ये शार्पनर्स हैं, ये ना गोली, अब ये एक अजीब सी बात, यानी वो गोली है या शार्पनर है, वो फायर हुआ है ना, मतलब वो कह रहे हैं जी गोली नहीं लगी, टुकड़े लोहे के लगे हैं। टुकड़े, नहीं एक मिनट हट जाए, वो लोहे के टुकड़े को गुलेल से मार रहा था, भाई फायरिंग हुई है तो उसके लिए शार्पनर्स लगे हैं ना, जाके कहीं गोली उसके कोई पीस टूटा है धात का, वो जाके घुसा है अंदर टांग के। तो ये कैसी अजीब सी बात है कि गोली नहीं लगी, वो धात के टुकड़े लगे हैं, और भाई धात के टुकड़े तभी लगे हैं ना जो गोली फायर हुई है, ये धात के टुकड़े जो है किसी ने इंजेक्शन लगा दिए धात के टुकड़ों को, मतलब एक अजीब, मतलब तो शार्पनर्स लगे हैं, और उसके नतीजे में कई दफा तो डेथ जो या बहुत ज्यादा इंजरी बुलेट से ज्यादा शार्पनर से हो जाती है। जी। शार्पनर्स जो है, ये देखें गाड़ी के जो एक्सीडेंट्स हैं, बाकी जो चीजें शार्पनर्स ही होते हैं ना, शार्पनर टुकड़े टूटे शीशे, ये एनीवे मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं इस कशीदगी को कम करें, क्योंकि आगे बैठ के इलेक्शंस की तरफ जाना है सबने, और ये जितनी ज्यादा कशीदगी बढ़े, और हुकूमत भी कोई ऐसे बयान आते हैं उनकी तरफ से भी कि वो खान साहब फिर बात करते हैं। जी। इन खान साहब की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की, वो इसीलिए हुई कि सुबह जो गुफ्तगू हुई है कि हुआ ही नहीं हमला, मतलब सिरे से हुआ ही नहीं, तो फिर जीआईटियां क्या बनी हुई हैं, फिर क्या है, क्या रौला क्या है, इमरान खान साहब खुद करवाए, मतलब अजीब सी एक बात है। तो वो अब कैसे इलेक्शन की तरफ जाना है, फिर एक तो ये मसला हो गया, दूसरा ये है कि वो मईशत, यानी वो क्या बना उसका, मतलब आज जो है वो पाकिस्तान में फिर वो फिगर्स आ जाती हैं जो मैं रोज कहता हूं कि वो फिर डॉलर्स इतने कम हो गए, और इतने रह गए, इतने बच गए, ये हो गया वो हो गया, और उसके नतीजे में क्योंकि खर्चा होता जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली सऊदी अरेबिया की तरफ से इमदाद आएगी, वो रखवाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर रहा हूँ कि 772 बिलियन रुपीज ग्रांटेड, फिजिकल क्रंच आ रहा है, 20 स्लाइड है, फिजिकल क्रंच है, उसके बावजूद जो है वो 472 बिलियन अरब रुपया जो है वो दिया गया है ऐसी स्कीम्स के लिए जो कि वोटर्स के लिए हैं। सही। गवर्नमेंट अप्रूव्स 11 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज एम्ड एट फ्लड रिहेबिलिटेशन एंड लिंक अर्बन एंड रूरल वोटर्स। अच्छा, तो अब ये वोटर्स को अगर देख के करेंगे, मिक्स बैग इसेंशियल फूड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्कीम्स। अच्छा, अब ये शहबाज राणा साहब की स्टोरी है। फिर डॉन ये खबर दे रहा है कि मिलेट ट्रैक्टर्स बंद हो गए, जो ठीक है प्रोडक्शन डिमांड कैश फ्लोज उनका चल रहा है। फिर उसके बाद डॉन ही कह रहा है कि और बहुत सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो रहा है। बिजनेस रिकॉर्डर कह रहा है कि स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो अब जो हैं वो 5.58 पे हैं, ठीक है,
5.7 पे थे, अब 5.58 बिलियन पे हैं। और बिजनेस रिकॉर्डर ही कह रहा है कि जो गैप है इंटर बैंक और ओपन मार्केट का वो अब 24 रुपये हो गया है और बढ़ गया है 24 रुपये, यानी इसका मतलब है 200 हाँ तो 24 रुपये यानी वही 50 या वो क्यों कह रहे हैं 60-70 ओपन मार्केट। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं ना, हमने कभी ना कभी तो जाना है इस तरफ, एनर्जी सेव कैसे करनी है, बिजली बनेगी कैसे, कैसे होगा लॉन्ग। लेकिन अभी जो इसहाक डार साहब को करना है और शहबाज शरीफ साहब को करना है कि फौरी तौर पे यानी कोई ऐसा ऐलान करना है जिसके कोई रिजल्ट्स आए थोड़े दिनों में, मुर्गी खाने दें लोगों को, ठीक है। मुर्गी से मतलब मुर्गी अब मतलब क्या है, मतलब अजीब सी बात है। अच्छा, मैंने इनके वजीर से पूछा, मैंने कहा यार एक मिनट ठहर जाओ, मुर्गी अगर बंद कर दें लोग खाना तो अंडे खा सकते हैं? उन्होंने कहा अंडे खा सकते हैं। मैंने कहा यार कैसी बात करते हैं आप? अच्छा, हाँ कहते हैं अंडे खा सकते हैं, मुर्गी कहते हैं मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था? मैंने कहा तो मुर्गी की बात की थी। तो अंडों की कह रहे नहीं, मिनिस्टर साहब से पूछ के बताऊंगा आपको। मैंने कहा अजीब बातें करते हैं आप कि अंडे खाओ और मुर्गी बंद कर दो, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। बहरहाल अब ये उनका जरा सरकारी फरमान है, तो के बयान बड़े दिलचस्प आ रहे हैं। नहीं सरकारी बयान है तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, मतलब कहे अब क्या कहें, मतलब अंडे खाएं लेकिन मुर्गी ना खाएं, क्योंकि अंडे जब अंडे महंगे हो जाए अंडे भी बंद कर दें। और फिलहाल अंडे खाने का टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो बयान अजीब व गरीब। अच्छा, तो अब ये इशू तो सारा, अब यहां पर अब आ जाएं कि सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है और जेनीवा में क्या होगा। वो ब्रेक से वापस आके बात करते हैं डॉक्टर साहब मजीद उस मामले पर। नाजरीन, अरशद शरीफ साहब के शहीद के मामले के ऊपर भी ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर बात कर रहे थे, सऊदी अरब के मामले पर बात कर रहे थे, अहम डेवलपमेंट पर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि ये बहुत कुछ डिस्कस होगा, बहुत कुछ डिस्कस होगा दोनों दौरों में। यानी जो ये दौरा हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ से ज़रा पॉलिटिक्स भी डिस्कस होगी, माहौल भी देखना है कि वहाँ पे जिनीवा में क्या माहौल है। इसी दौरान वहाँ पे ज़ाहिर है डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी शुरू हो रहा है कुछ दिनों के बाद, तो वो भी शायद पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं कि वहाँ कौन से डेलीगेशन जाता है। तो लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात हैं और ये किस तरह से दुनिया भर को इफेक्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो ये है कि आज शायद वो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो, जो कि मस्जिद अक्सा की जो बेहुरमती की गई है उसके ऊपर जो वहाँ के वज़ीर हैं और वो वज़ीर मौसूफ वहाँ पे दाखिल हुए और वज़ीर मौसूफ दाखिल हुए और उन्होंने पोजीशन ख़राब कर दी है सबकी, यानी सबकी पोजीशन ख़राब कर दी है। ख़ासतौर पे जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे इसराइल के साथ जो मुआहदा हुआ वो अब अपनी जगह पे हिला हुआ है कि क्या करना है, आगे कैसे लेके जाना है मामला को। पोप जो जिनकी वफात हुई तो उनकी आज तदफीन हुई पोप बेनेडिक्ट की। और ये बात ध्यान में रखें कि जो रशिया है वो पोप को नहीं मानता, मतलब बुनियादी 2-3 बातें यहाँ कह दी, पहले हम कह चुके हैं लेकिन दोबारा हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये रशिया पोप को नहीं मानता क्योंकि रशिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और हमारी तरफ से तमाम दुनिया में जैसे कैथोलिक क्रिश्चियंस को हमने क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी 25 दिसंबर को, तो कैथोलिक जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनको उनके क्रिसमस की यानी 7 जनवरी को जो क्रिसमस होता है उनका क्रिसमस 7 जनवरी को होता है, 25 दिसंबर को नहीं होता। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो कि रशिया में, यूक्रेन में, रोमानिया में, इथोपिया में, टर्की में, इन सबको एडवांस मुबारक क्रिसमस की। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो पोप को नहीं मानते, वो पतराया को मानते हैं, जो पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जो कि यूक्रेन से अब शिफ्ट हो जाएगा रशिया, और रशिया जो है वो इसमें एक मजहब कहेंगे। ये शीज़म हुआ था 1054 के अंदर, शीज़म ग्रेट शीज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। जो मसीही मजहब है ईसाईयत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक की जगह बन गई थी कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाया, और एक की जगह बन गई थी रोम, ठीक है। एक जो है वो रोमन वो बात करते थे और एक जो ईस्टर्न थे वो ग्रीक में बात करते थे। और दोनों ने यानी अच्छा, यहां पर मरकजी हैसियत पोप की रही और यहां पे पोप की हैसियत नहीं थी, ठीक है। और दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ही
1964 में कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद यरूशलेम में, और फिर 1965 1054 से 1965 में जाके फिर इनके राब्ते हुए आपस में। अब इसमें इशू ये सारा कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसमें एक बड़ी अहमियत है रिलीजन की, मजहब की। ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो अपने आप को ज्यादा करीब तसव्वुर करता है मुस्लिम्स के, ठीक है, एज कंपेयर टू कैथोलिक्स, ठीक है। और कैथोलिक्स जो हैं वो और इसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन होती है एंड टाइम्स के हवाले से, तो उस एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से, तो उसमें ये होता है कि वो जमात जो मुसलमानों के साथ आके लड़ेगी, अलग हो जाएगी, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होंगे गालिबन। ठीक। अच्छा, तो एक तो बात ही, दूसरी जो बात इसमें अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि ये इवेंट्स उस वक्त हो रहे हैं जब रशिया और चाइना की एंट्री हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर जी। और ये जो इजलास हो रहा है मस्जिद अक्सा की बेहरमती पे, इसको चाइना और यूएई ने सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बाद इसमें ओआईसी भी आ गई है और कोई 20-25 के करीब जो मुख्तलिफ नुमाइंदे इस्लामी मुल्कों के थे, या उससे ज्यादा, 57 मुल्क हैं लेकिन 20-25 थे गालिबन। जब कहीं कल फलस्तीनी मंदूब ने खिताब किया तो फलस्तीन भी आगे आ गया, जॉर्डन भी आगे आ गया। अब इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है इसमें कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो ये अब्राहम अकॉर्ड्स, मैंने कल भी बात की थी, इनका मुस्तकबिल जो है ये हवा में कहीं घूम रहा है कि इनका क्या फ्यूचर होगा। और चाइना और रशिया चूंकि एंटर हुए हैं दरमियान में, अब देखिए ना, चाइना मुस्लिम वर्ल्ड का एक इशू, किबला अव्वल का इशू लेके अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। ये बड़ी एक अनहोनी बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और ये उस वक्त हो रहा है जब रशिया ये कोशिश करवा रहा है कि अर्दोगन और बशर अल असद की सुलह हो जाए। अर्दोगन और बशर अल असद की सुलह हो जाएगी तो फिर ईरान का क्या रोल होगा, ये एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब सीरिया में बशर अल असद की जो हुकूमत बची है उसमें एक तो रोल प्ले किया है रशिया ने, दूसरा रोल प्ले किया ईरान ने। लेकिन अब अगर तुर्की के साथ उनकी डायरेक्ट मीटिंग मॉस्को करवा रहा है और ईरान उसमें नहीं है, तो ईरान फिर मिडिल ईस्ट में उसका क्या रोल होगा, ये भी आने वाले दिनों में देखना है। अच्छा, ये अब इस तरह से, आप इसको इस तरह से देखें कि जो शाह अब्दुल्ला हैं, शाह अब्दुल्ला जॉर्डन के, शाह अब्दुल्ला अमेरिका से नाराज बैठे हैं एक अरसे से, और ट्रंप दौर से नाराज हैं। ट्रंप दौर से वो नाराज हैं, और वो ट्रंप दौर से नाराज हैं, और ट्रंप दौर से उनकी नाराजगी की बेशुमार वजूहत हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो यहां पर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये देखिए यरूशलेम जो है ना, यरूशलेम जो किबला अव्वल जहां का था, ये रहा है सल्तनत उस्मानिया के पास पहली जंग अजीम तक। ये 400 साल तक ये सल्तनत उस्मानिया के पास रहा है। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया टूटी तो ये बरतानिया ले गया, ठीक है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और उसने जाके फिर हिस्से मुख्तलिफ तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ दे दिए। तो यरूशलेम सल्तनत उस्मानिया के यानी तुर्कों के पास रहा। लेकिन बाद में ये हुआ कि अरब ज़ाहिर है वहां सेटल हुए। ये जब ब्रिटेन यहाँ पे आ गया तो कुछ हिस्से जॉर्डन को, कुछ हिस्से शरीफ मक्का, वो सारी बात हम पहले कर चुके हैं। उनके बेटे कुछ जॉर्डन में चले गए, कुछ सीरिया, इधर उधर। अच्छा, लेकिन इशू ये है दरमियान में कि जॉर्डन जो है वो निगरां है मस्जिद अक्सा मुआहिदों के तहत। अब ये जो मामला उठा कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, उसके नतीजे में जब आप इसराइल को कोई आंख दिखाता है तो अमेरिका के अंदर बेचैनी पैदा होती है। जो नेट प्राइस हैं उन्होंने भी इसकी तनकीद कर दी, इस पर भी उनकी भी तनकीद आई है, इसराइल के ऊपर उनकी भी तनकीद आ गई। इसको मैंने आपसे कहा ना कि इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, इस चीज को सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। मुआहिदे के खिलाफ वर्जी ये रोक सकता नहीं, ये मुआहिदा, ये जब थे ना वो जब यहाँ पे ऑटोमन्स थे, तो ऑटोमन्स के दौर में ये हुआ था कि उनके ऑटोमन खलीफा ने यहां पर ये तय कर दिया था कि मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी, मतलब ये था ना कि सब मज़ाहिब रहते थे और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ही रहते थे, तो क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज भी थे। तो उन्होंने तय कर दिया था कि इन चर्चेज में
जो है वो मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, इन जगहों पे जो है वो यहूदी नहीं जाएंगे, इन जगहों पे तो एक स्टेटस को कायम हो गया था वहां। ठीक। उस स्टेटस को तोड़ा गया है और उस स्टेटस को तोड़ने के लिए ये आगे आगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि अरब न्यूज क्या कह रहा है। अरब नेशंस, अरब न्यूज, ये मेन खबर उनकी बैनर लीड, अरब नेशंस एट यूएन अर्ज कॉन्क्रीट एक्शन आफ्टर प्रोवोकेटिव बेन गुरिव अल-अक्सा विजिट। अच्छा, यूएस एम्बेसडर, मैं यूरोशियन पोस्ट को मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं मिडिल ईस्ट के हैपनिंग्स। यूएस एम्बेसडर टू इसराइल, वी डोंट लाइक प्रोवोकेशन एक्शंस ऑन टेंपल, अमेरिका। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके साथ ही अब ये जो है, ये अगर हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को भी ये सारा जो कि मिल रही है ना चीज, ये देखें यूक्रेन, ये वहां से आप अगर इसराइल को समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस वक्त इसराइल को देख के कि ईयू क्यों खड़ी हुई है। ईयू में किसने कंडेम किया? सबसे पहले जर्मनी ने। जर्मनी और इसराइल के एक तारीखी ताल्लुकात हैं, वो जब हिटलर नाजी कैंप, ठीक है, हॉलोकॉस्ट, लेकिन अब फ्रांस ने भी मजम्मत कर दी है, ईयू ने भी मजम्मत कर दी है। अच्छा, रशिया खामोशी से देख रहा है और चाइना ने इसको तहरीक को उठा दी है अक़वाम मुत्तहिदा में। और साथ ये ज़हन में रखें कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, यानी कैथोलिक भी सबसे ज्यादा यूरोप में नहीं है, ये ध्यान में रखें। अच्छा। हमारा एक तस्वुर आता है, ये अगर हम जल्दी से इसको स्लाइड को दिखा सकें, सबसे ज्यादा कैथोलिक जो हैं वो यूरोप में नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझना कि कैथोलिक जो हैं ये यूरोप में कैथोलिक्स नहीं है सबसे ज़्यादा, ये दुनिया के अगर हम ओवरऑल कैथोलिक्स की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा यूरोप में नहीं है, वो लातीनी अमेरिका में है सबसे ज़्यादा कैथोलिक्स। ठीक है, वो लोगों के, और वो मतलब है कि ये जो हमको नज़र आ रहा है ना कि फ्रांस यहाँ पे 60%, ये तो है, तो लोगों का ध्यान होता है कि सबसे ज़्यादा कैथोलिक्स है यूरोप में, अब यूरोप में नहीं रहे, अब वो सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका में। एनीवे, मैं जो बात कह रहा हूँ कि फिर आपके ज़हन में आ जाएगा कि अच्छा, इसराइल की मजम्मत ईयू से क्यों हो रही है? इसराइल के ताल्लुकात रशिया से क्या हैं, क्योंकि वो सारे माइग्रेट होके यूक्रेन से, और तो इधर इसराइल का फड्डा पड़ा उनके साथ। फिर उसमें यहां पर अब्राहम एकॉर्ड्स का फ्यूचर क्या है? सऊदी अरेबिया तो नहीं आने जा रहा, ठीक है, सऊदी अरब नतनयाहू ने मुसीबत में डाल दिया अमेरिका को, अमेरिका के अंदर रौला पड़ा हुआ है, उनको स्पीकर ही नहीं इलेक्ट हो रहा। आज चौथा दिन है उनकी पार्लियामेंट भी हमारी तरह की है, नहीं जो हमारी पार्लियामेंट है ना अरेंजमेंट। और मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि उनकी पार्लियामेंट हमारी तरह से है, और उनकी पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ ये देखें 31, जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, लैकिंग ए स्पीकर वन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सीजेस टू फंक्शन। यानी ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि हुकूमत का एक हिस्सा जो है वो मफलूज हो चुका है सर। ये हमारा वाला हाल है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके तभी तो अमेरिका के साथ हम उनके कैंप पे रहे हैं, वो हमें फॉलो करते हैं ना। ठीक हो गया। एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर आप बात कर रहे थे, आर्मी चीफ की हमारी आज मुलाकात हुई है सऊदी वजीर दिफा से, इंतहाई अहम मुलाकात। स्ट्रेटेजिकली सऊदी अरेबिया इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर रहा है जी, ठीक है, और टर्की जो है वो भी लीड कर रहा है अपनी जगह, लेकिन टर्की सऊदी अरेबिया की कुर्बत हो गई, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया और टर्की की हुई। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की एंट्री हुई है, जिनके बारे में जो कैथोलिक्स हैं उनके दिमाग में और ज्यूज के दरमियान में, अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज के दिमाग में एक अपने ख्यालात हैं। वो भी इस बात को जानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो इस्लाम में क्या है उनके बारे में, और कैथोलिक वो उस नज़र से देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। ये इसीलिए वो वहाँ पे दौरे हो रहे हैं ना, और टेम्पल, थर्ड टेम्पल बनाने की बात, और उस जगह पे, और ज़ाहिर है कि किबला अव्वल, और वो जो हैं वो क्रिश्चियंस के दिन में ये है कि वो, कल भी मैंने बात की थी कि वो तस्दीक करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आके, वो कहते हैं मसीहा आएंगे, हमारे किंग आएंगे, और मुसलमानों के लिए वो किबला अव्वल है। अच्छा, और यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके उसकी तकसीब करेंगे, यानी सलीब की भी और तसलीस की भी। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर अमेरिका जो है वो वहाँ पर, मैंने कहा कि क्याओस है, पॉलिटिकल क्याओस है, और वो मिडिल ईस्ट से वो जा नहीं रहा। वहाँ पर जॉर्डन नाराज़ है, इसलिए कि जॉर्डन के साथ जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए वो जॉर्डन उसमें इंक्लूड नहीं हुआ। ट्रम्प दौर की अभी तक वो मामला चल रहे हैं किंग अब्दुल्ला के,
और वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्बेसडर, जो एम्बेसडर मिडिल ईस्ट को जो डेस्क स्टेट डिपार्टमेंट में है, तो उसमें जो सेकंड नंबर पे खातून है, जो इससे पहले लीबिया, इजिप्ट, इसराइल, कई जगहों पे, तो उनको अपॉइंट किया। ये लैम्फर्ट उनका नाम है, और उनको अपॉइंट कर दिए जॉर्डन में कि जॉर्डन में आए और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किसी तरह से मुमकिन हो सके, जो कि नेगीव कॉन्फ्रेंस पिछले साल हुई थी और उसमें ब्लिंकन भी आए थे। ये उस वक्त हुई थी, ये फरवरी मार्च में हुई थी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि यूक्रेन जंग के बाद की पिक्चर सामने नहीं आई थी कि ओपेक प्लस ये सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी ममालिक क्या स्टांस लेते हैं। तो अब क्या मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल मुमकिन है मौजूदा हालात में, खासतौर पे ये नेतन्याहू गवर्नमेंट। और देखना यह है कि इसके अंदर अब अच्छा, इसमें कहीं इस पूरी पिक्चर में क्योंकि चाइना आ गया है, पाकिस्तान प्रोएक्टिव होने जा रहा है बतौर रियासत। ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान वो जो पैरालिसिस है उससे निकल रहा है आने वाले दिनों बतौर रियासत। ये पॉलिटिक्स की इसको आप साइड पे कर दें, बतौर रियासत पाकिस्तान पैरालिसिस से आपको निकलता नजर आएगा और एक्टिव नजर आएगा बतौर रियासत। ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, आपस में इनके ताल्लुकात सब मुल्कों के। अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो आज की जो इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। चाइना की बड़ी कंपनी जो है उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, और यहां पर जो है ये मेरे ख्याल से हम राइटर्स को कोट कर दें क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इसमें डिटेल में बात कर सकते हैं कि 25वीं स्लाइड के अफगानिस्तान तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑयल एक्सट्रैक्शन डील विद चाइनीज कंपनी। बड़ी पहली दुनिया की अगर कोई बड़ी पावर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आई है तो वो चाइना आ गया। ठीक है ना। और अमू दरिया बेसिन वहां पर ऑयल की, उस पर कल हम बात करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और ये टीटीपी शीटीपी जैसी चीजें, इनको चाइना प्लेयर है अब। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चाइना ने पहली इन्वेस्टमेंट कर दी है। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। उस अफगान गवर्नमेंट से वो नहीं तस्लीम नहीं करते, लेकिन एग्रीमेंट कर गए। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।